हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के हायर सेकेंडरी लेवल का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशियंट लाइफ फॉर्म्स। भूविज्ञान की कौन सी शाखा जीवाश्मों और प्राचीन जीवन रूपों के अध्ययन पर केंद्रित है। जीवाश्म और प्राचीन जीवन के रूप के अध्ययन के रूप में केंद्रित है। तो ऑब्वियस है, इसका आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान, जिसे प्लानेटोलॉजी कहा जाता है। यह प्राचीन विज्ञान प्राचीन जीव और उनके अवशेषों प्राचीन जीव और उनके अवशेष के अध्ययन पर केंद्रित है। अवशेष के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें भूविज्ञान और जीव विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इन एनिमल सेल्स। पशु कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो लाइसोसोम हमारी कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ और मृत कोशिकाओं को तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस। तो इससे क्या होता है, इससे कोशिका साफ और स्वस्थ रखने में मदद होता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इन पटना बिहार ऑन 20 जनवरी 2025 एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसने किया था। ऑब्वियस है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही किया होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिशा योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में मेटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह डिजिटल शिक्षा और विकास को बढ़ावा देता है। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य है तकनीकी साक्षरता और नवाचार, न्यू इन्वेंशन, नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का प्राइमरी फोकस क्या है। पहला है सैन्य सहयोग, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस एक्सप्लोरेशन या सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज है। तो बिम्स्टेक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। व्यापार और निवेश, इससे क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज वन ऑफ द की सीक्रेट फोकस्ड ऑन बाय द ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। ब्रिक्स व्यापार परिषद के द्वारा विशेष रूप से किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
ऑप्शन है पर्यटन, आधारभूत संरचना, फैशन या मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जो कि इसका मूलभूत उद्देश्य है जिससे निवेश, विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके और रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक सहयोग सुदृढ़ हो, आर्थिक सहयोग सुदृढ़ हो। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंक्लूडेड इन द 10T ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? 10T ट्रांस यूरोपियन परिवहन नेटवर्क में कौन सा परिवहन साधनों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है केवल सड़क और रेलवे, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे और जल मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 10T नेटवर्क सभी प्रमुख परिवहन साधनों में शामिल है, प्रमुख परिवहन साधनों को शामिल किया करता है ताकि यातायात और माल परिवहन की दक्षता सुनिश्चित हो। यातायात और माल परिवहन जो इफिशियंसी है वह सुदृढ़ हो, कंसोलिडेट हो, मजबूत हो। तो बी इसका राइट आंसर है। 10T का फुल फॉर्म आपने देखा, ट्रांस यूरोपियन परिवहन नेटवर्क, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड ए फैक्टर इन द हैप्पीनेस इंडेक्स? निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर हैप्पीनेस इंडेक्स कारकों में शामिल नहीं होता है? पिछले बार में भी, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी यह क्वेश्चन था। इसमें फेस एग्जाम में कई क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सामाजिक सहयोग, खेल प्रदर्शन या पर्यावरण परिस्थितियाँ। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या क्या शामिल है? उसमें है आर्थिक स्थिति, सामाजिक सहयोग और पर्यावरण। ठीक है, अब कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें खेल प्रदर्शन शामिल नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेड दिशा? अभी अभी पढ़ाया था मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा? कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जन्माष्टमी। आसान सा सवाल है। पूरे भारत में विभिन्न रीति रिवाज में कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। हु ऑथर्ड द पॉपुलर बुक विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी? विंग्स ऑफ फायर नामक लोकप्रिय आत्मकथा किसने लिखी थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी इसका राइट आंसर है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है या ऑटोबायोग्राफी है। APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इन्होंने मिसाइल प्रौद्योगिकी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने विशेष योगदान दिया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। द फेमस सांची स्तूप इज एसोसिएटेड विथ विच एंशियंट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन? सांची स्तूप किस प्राचीन वास्तु परंपरा से संबंधित है? तो यह बुद्धिस्ट वास्तुकला का उदाहरण है। बौद्ध धर्म के वास्तुशिल्प का यह उदाहरण है। इसमें धम्म और बौद्ध शिक्षा का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसमें स्तूप, गेटवे और मूर्ति कला की विशेष शैली दिखाई गई है। मूर्ति कला की विशेष शैली दिखाई गई है किसमें? सांची स्तूप में। नेक्स्ट है
व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड? यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल 3 गुनी हो जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 हाफ mv²। यहाँ वेग क्या हुआ? 3 गुना हुआ है, ठीक है, तो ऊर्जा क्या होगी? 9 गुना बढ़ जाएगी, तो ऊर्जा 9 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑपरेट? व्यापार और विकास बोर्ड किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अधीन कार्य करता है, अंकटाड। अंकटाड जो है विकासशील देशों के व्यापार या विकासशील देशों के व्यापार, विकासशील देशों के व्यापार और निवेश के नीतियों का अध्ययन करता है। व्यापार और निवेश का अध्ययन करता है और वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाने में मदद करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हाउ डज द सेंट्रल बैंक डू डेप्ट मोनेटाइजेशन? केंद्रीय बैंक ऋण का मुद्रीकरण किस प्रकार करता है? तो जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीदकर सीधे वित्त पोषण करता है, जब केंद्रीय बैंक सरकार का ऋण खरीदकर सीधे वित्त पोषण करता है तो ऋण का मुद्रीकरण इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए बॉन्ड खरीदती है। इससे क्या होता है? इससे मौद्रिक आपूर्ति बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ता है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इकोनॉमिक मेजर दैट ट्रैक्स चेंजेस इज द प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? उस आर्थिक सूचकांक को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के एक निर्धारित टोकरी के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है? तो इसके लिए है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि किसी भी उपभोक्ता के वस्तुओं और सेवाओं के टोकरी के मूल्य के परिवर्तन को मापता है। यह मुद्रास्फीति और महंगाई का प्रमुख संकेतक है। नीति निर्णय में, आर्थिक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। विच कर्व इन माइक्रो इकोनॉमिक्स शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वह कौन सी वक्र रेखा है जो मूल्य और मांग के मात्रा के बीच संबंध दर्शाती है? मूल्य और मांग की मात्रा के बीच मांग वक्र, डिमांड कर्व जो है वह संबंध दर्शाती है। मांग वक्र मूल्य, डिमांड कर्व प्राइस और मांग की मात्रा, डिमांड ऑफ क्वांटिटी, मांग की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है, जो डिमांड कर्व है, संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, डिमांड कर्व। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या के स्थानिक वितरण को परिभाषित करता है? स्थानिक वितरण को परिभाषित कौन सा करता है? तो यह है किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण का स्वरूप, द पैटर्न ऑफ हाउ पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, ठीक है। स्थानिक वितरण दिखाता है कि किसी क्षेत्र में लोग कैसे फैले हैं। जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रीय विकास के अध्ययन में मदद करता है, क्षेत्रीय विकास के अध्ययन में मदद करता है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? भारत में वह राज्य कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? भारत का वह राज्य कौन सा है जो गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे है? आसान सा सवाल है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल है और गन्ना यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गन्ने का जो उत्पादन है वह यूपी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेम द लोधी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। वह लोधी शासक कौन था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से आगरा किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी, जिसका उद्देश्य था प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी को दिल्ली से आगरा किया था और यह उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि में से, लोधी वंश के शासकों की ऐतिहासिक उपलब्धि में से एक माना जाता है। इन विच बैटल वाज इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर? किस युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित हुए? प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल जो है भारत में स्थायी हो गए और भारत के राजनीतिक में इसका काफ़ी महत्व रहा है। तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स आउटलाइंड? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत है। यह हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह नागरिकों के स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। When there is a disagreement between union and state laws on a matter listed in the concurrent list, which law takes precedence? जब समवर्ती सूची में किसी विषय पर राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव हो तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान की धारा 254 के तहत, अनुच्छेद 254 में केंद्र का कानून, अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि इस पर विवाद होने पर केंद्र का कानून जो है वह प्रभावी होगा। इससे क्या होगा? इससे कानूनों में, जो कानून है उसमें एकरूपता बनी रहेगी, स्पष्टता बनेगी कि केंद्र का कानून प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संघीय कानून, यूनियन लॉ। अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार 1900 में। भारत ने 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। यह भारत के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे खिलाड़ी शामिल हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एथलीट फॉर डोपिंग वायलेशन? भारत में डोपिंग के उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है?
तो यह है नाडा, आपने सुना होगा नाम नाडा का नाम, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि खिलाड़ियों के द्वारा डोपिंग नियमों का उल्लंघन रोकने और खेल को ईमानदारी से बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है। यह राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रतियोगिताओं में लागू है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रतियोगिताओं में लागू है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स काउजिंग अर्थक्वेक? भूकंप का कारण बनने वाली प्लेटों की गति का कारण क्या है? जो प्लेट है तो उसके गति का कारण क्या है? तो वह है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है पृथ्वी के भूमि क्रस्टल प्लेट की गति, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? पृथ्वी के क्रस्टल प्लेट की गति, प्लेट की गति का अध्ययन करता है, गति का अध्ययन करता है, जिससे भूगर्भीय आपदा को समझने में मदद मिलती है, भूगर्भीय आपदा समझने में मदद मिलती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के वजह से ही भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत का निर्माण होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द टर्म जना इन द ऋग्वेद पीरियड प्राइमरली रेफर टू ए, ऋग्वेद काल में जन शब्द मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? जन। तो ऋग्वैदिक कालीन जो जनजातीय परिवारों का समूह है उसे जन कहा जाता था, और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। ठीक है, तो यह जनजाति या संबंधित परिवारों के समूह को कहा जाता था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एनिमल्स दैट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली? आंतरिक रूप से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले जानवर को क्या कहा जाता था? जो खुद ही अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर लेते हैं उन्हें एंडोथर्म्स कहा जाता है। जिसमें अधिकांश पक्षी और स्तनधारी शामिल होते हैं, जो कि अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर पाते हैं। इसकी अस्थिरता के कारण उन्हें पर्यावरण की जो परिस्थिति है, आसपास की परिस्थिति में उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। तो एंडोथर्म्स इसका राइट आंसर है। इन इंडिया द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC अपॉइंटेड इन 2025 इज, 2025 में नियुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 2025 में बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में। इनका काम क्या है? तो मानवाधिकारों के सुरक्षा और उल्लंघन की जांच करना। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, which of the following statements best describe the relationship between velocity and acceleration in different dimension? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न आयामों में वेग और त्वरण के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, एक विमीय गति में वेग और त्वरण सदैव एक दूसरे के लंबवत होंगे। सेकंड है, द्विआयामी गति में त्वरण सदैव वेग के विपरीत कार्य करता है। थर्ड है, एक विमीय गति में वेग और त्वरण एक ही रेखा के अनुरूप या तो एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। एक विमीय गति में वेग और त्वरण एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में होते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता है वह एक दिशा में होगा या विपरीत दिशा में। तो सी इसका राइट आंसर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए है और आर उसका एक्सप्लेनेशन है, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, ऊपरी गंगा बेसिन में तांबे के भंडार का उपयोग करने वाले लोग खानाबदोश शिकारी थे।
ठीक है। सेकंड है उसका रीजन, तांबे के भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तनों और मिट्टी के संरचनाओं के साथ पाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऊपरी गंगा बेसिन में तांबे का भंडार का उपयोग करने वाले खानाबदोश शिकारी थे, यह सही है। और तांबे का भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तन और मिट्टी के संरचना के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है, फिर यही है, असर्शन और रीजन के प्रश्न है। बिम्स्टेक ने प्राथमिक दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग मंच के रूप में सार्क की जगह ली। बिम्स्टेक ने सार्क की जगह ली, पहला है। सेकंड है, सार्क अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी के कारण विफल रहा। तो सबसे पहले बिम्स्टेक जो है वह सार्क के जगह आर्थिक सहयोग के लिए लिया, आर्थिक सहयोग के लिए इसका जगह लिया, ठीक है। सार्क के विफल होने का कारण क्या रहा? तो इसके विफल का कारण है नेतृत्व की कमी, नेतृत्व की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट characterizes the structural focus areas of BRICS cooperation in recent years? निम्नलिखित में कौन सा हाल के वर्षों में ब्रिक्स सहयोग के संरचनात्मक फोकस क्षेत्रों को सबसे अच्छे तरह से चित्रित करता है? तो ब्रिक्स अभी हाल में ऑप्शंस है, आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय सैन्य सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सेकंड है राजनीतिक और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त तथा लोगों का जुड़ाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। ब्रिक्स जो है हाल के वर्षों में राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर, आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर केंद्रित है। लोगों से जुड़ाव सदस्य देशों के साथ सामाजिक संबंध को मजबूत करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP अंडर NRLM? महिला किसान सशक्तिकरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है, ऑब्वियस सी बात है कि महिला सशक्तिकरण है। तो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट विमेन इन एग्रीकल्चर, महिलाओं को अधिक सशक्त बनाना है ताकि कृषि में भी महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। हाउ डज द चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली असिस्ट इंडिया? रणनीतिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह भारत को किस प्रकार सहायता करता है? तो जो चाबहार बंदरगाह है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि भारत को रणनीतिक रूप से यह मध्य एशिया से जोड़ता है, मध्य एशिया से जोड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो पारंपरिक मार्ग है उस पर निर्भरता कम करता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हैप्पीनेस ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ? सबसे पहले किस देश ने आर्थिक विकास के बजाय सुख को प्राथमिकता देने की अवधारणा प्रस्तुत की? हैप्पीनेस ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसी ने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की नींव रखी थी। वह देश कौन सा है? तो यह है भूटान। भूटान ने ही ग्लोबल
हैप्पीनेस इंडेक्स की नींव रखी थी। ठीक है, तो देश के नीतिगत निर्णयों में जीवन की गुणवत्ता को इन्होंने प्रायोरिटी दिया था। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द की फोकस ऑफ NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आजीविका से संबंधित है, तो यह फोकस करता है स्वयं सहायता समूह पर, SHGS, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के गठन पर यह फोकस करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। स्वयं सहायता समूह जो है वह महिलाओं और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाता है, सशक्त बनाता है। Which Indian festival is celebrated to mark the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile? भारत का कौन सा पर्व भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। दीपावली। दीपावली हम भगवान राम के 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं। यह पर्व जो है प्रकाश और अंधकार के विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। अंधकार के विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। भारत में, पूरे भारत में यह काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनली एक्लेम्ड बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इसके लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। इसके लेखक है अरुंधति रॉय। काफ़ी चर्चित बुक है अरुंधति रॉय की। इस पुस्तक में भारतीय समाज और पारिवारिक रिश्तों का विश्लेषण किया गया है। पारिवारिक रिश्तों का विश्लेषण किया गया है। इसके लिए अरुंधति रॉय को बुकर सम्मान भी मिला है, बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? गौथिक वास्तुकला है, इसकी उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? तो यह यूरोप में, इसकी उत्पत्ति मध्ययुगीन यूरोप में हुई थी। मध्य युग में यूरोप में हुई थी। इसकी विशेषता क्या है? इसमें लंबे ऊंचाई वाले झरोखे और लालटेन जैसे विशेषताएं पाई जाती है। झरोखे और लालटेन जैसी विशेषता पाई जाती है। आप देखे होंगे कैथेड्रल चर्च निर्माण के लिए यह गोथिक वास्तुकला प्रसिद्ध है, चर्च निर्माण में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेम द लोकेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। निर्तार राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल के दिनों में, इसको डिटेल से याद रखिएगा। निर्तार जो है वह कटक में स्थित है। कटक में स्थित है। यह विकलांगों के लिए, दिव्यांग के पुनर्वास, दिव्यांगों का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है निर्तार। तो उनके पुनर्वास, उनके प्रशिक्षण और अनुसंधान में यह ऑर्गेनाइजेशन विशेषज्ञ है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कटक उड़ीसा है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। व्हेन इज ए वोट ऑन अकाउंट नेसेसरी? वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता कब पड़ती है? ऑप्शन है नए कर नीति लागू करना, बजट पारित होने तक सरकार के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करना,
टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन अंटिल द बजट इज पास्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी। वोट एंड अकाउंट जो होता है सरकार को बजट पास होने से पहले खर्च करने की अनुमति देता है। जब तक बजट पास ना हो, बजट पास से पहले खर्च की अनुमति देता है वोट एंड अकाउंट, ताकि प्रशासनिक गतिविधियां वह बिना रुकावट से जारी रह सके। इसे आमतौर पर देखा गया है कि यह वित्त वर्ष के शुरुआत में होता है। वित्त वर्ष के शुरुआत में वोट एंड अकाउंट होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेम द सिचुएशन व्हेन द सेंट्रल बैंक रिड्यूस इंटरेस्ट रेट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करता है। तो इसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ए इसका राइट आंसर है, जिसमें केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट में कमी करते हैं। इंटरेस्ट रेट में कमी करते हैं, जिससे निवेश और उपभोग में वृद्धि हो। ऐसा हालांकि आर्थिक सुस्ती के समय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने में या अर्थव्यवस्था को तीव्र वृद्धि के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो। विश्व का वह कौन सा क्षेत्र है जहां वृद्ध आश्रित अनुपात सबसे अधिक है। ऑब्वियस है, यूरोप में वृद्ध का जो है आश्रित अनुपात सबसे अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कम जन्म दर और उच्च जीवन प्रत्याशा। लोगों की लाइफ ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी लाइफ है और जन्म कम हो रहा है, जिसके कारण वृद्ध जो है उसके आश्रितों का अनुपात अधिक है। इससे होता क्या है, इससे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव पड़ता है। ज़्यादा दिन तक पेंशन देना पड़ता है, तो पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव पड़ता है। बी इसका राइट आंसर है। नेम द स्टेट नोन एज द ऑयल बॉल ऑफ इंडिया ड्यू टू एबंडेंट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। वह राज्य भारत का तेल का कटोरा कहा जाता है, कौन सा राज्य है, तो यह है असम। असम का डिगबोई भारत का तेल का प्रमुख उत्पादन स्रोत है, काफ़ी पुराना है। कच्चे तेल के उत्पादन में असम का प्रमुख योगदान है। तेल यहाँ के राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी रेन इज मार्क्ड बाय हिज सक्सेसफुल डिफेंस अगेंस्ट विच फॉरेन इन्वेडर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस विदेशी आक्रांता के विरुद्ध सफल प्रतिरक्षा के लिए जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सफलता से मंगोलों से रक्षा की थी। उसने मजबूत सैन्य रणनीति बनाई और किलेबंदी का प्रयोग किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में गिना जाता है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो अभी कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं, जो कि विभिन्न विषयों और राज्यों के नियम निर्धारित करते हैं। इन्हें समय दर समय संशोधित भी किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य है राज्यों के मध्य विवाद का समाधान करना, रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स,
यह संघीय ढांचे में सहयोग करता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की जो सिफारिश होती है वह नीति निर्धारण में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ था? सिलेक्शन पोस्ट में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली में, जो कि इसका उद्देश्य था खेलों को, युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना। खेलों के विकास में इसने खेलों के विकास में और प्रतिभा पहचान में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेड इज ए कॉमनली यूज टर्म इन विच इंडियन स्पोर्ट? रेड शब्द जो है सामान्यतः किस भारतीय खेल से जुड़ा है? तो यह कबड्डी से जुड़ा हुआ है। रेड कबड्डी से जुड़ा है। भारत में कबड्डी पारंपरिक खेलों में से गिना जाता है और इसमें खिलाड़ी जो है विरोधी क्षेत्र में जाकर अंक प्राप्त करते हैं, जाकर वापस आकर अंक प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, कबड्डी इसका राइट आंसर है, रेड। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट के हायर सेकेंडरी लेवल का वीडियो नंबर 2। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।